हाँ भाई, तो कितनी तारीख हो गई आज? 23 हो गई। 23 मई 2020। तो हम पढ़ रहे थे 11th क्लास चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ। कैथोड रेज के बारे में पढ़ लिया था, एनोड रेज के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, यहाँ से प्रोटॉन की डिस्कवरी, और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में कुछ था ही नहीं। ठीक है, बस नाम याद रखना था किसने की थी। इसका मास याद रखना था, चार्ज बाय मास रेशियो याद रखना था। इसका मास याद रखना था, चार्ज बाय मास रेशियो याद रखना था। न्यूट्रॉन का मास याद रखना था। ठीक है, फिर अपना आ गया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये हमने पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया था आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं। तो ये सब चीजें पढ़ ली थी। अब देख लेना किसको कौन सी चीज आती है कौन सी नहीं आती। जो नहीं आती है अपना निशान लगा के अपनी रफ कॉपी साथ रखा करो और लिख लो कि ये चीज मेरे को नहीं आती, मैं पढ़ू उसको। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो हम पढ़ रहे थे मॉडल ऑफ एटम, मॉडल्स ऑफ एटम या मॉडल ऑफ एटम। उसमें हमने दो पढ़ लिए थे। तो इसके बाद जो थर्ड है वो है बोर मॉडल ऑफ एटम। क्या बेटा? बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब उसने एटम के बारे में क्या कहा, क्या क्या चीजें बताई, उसने और भी बहुत सारी चीजें बताई। ठीक है, तो इसलिए हम वो मॉडल भी पढ़ रहे हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले वो बोल रहा है उससे पहले भी बहुत सारी अलग अलग डिस्कवरीज हुई जो हमारे एटम से या एलिमेंट से रिलेटेड थी, तो उसकी डिस्कवरी हो गई। तो उन डिस्कवरी से जो ये बोर मॉडल था और जो ये दो मॉडल थे इनके बीच में है ये डिस्कवरी। ये जो डिस्कवरी है पहले इनके बारे में बोल रहा है कि ऐसे क्या कारण थे कि बोर मॉडल ऑफ एटम बना, या उस वो इस तरीके से उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, या जो भी बात उसने बताई, या बीच में जो कुछ डिस्कवरी हुई उसकी जो कमियां थी उनको दूर किया उसने। तो इस तरीके से जो बीच में कुछ डिस्कवरीज हुई पहले उसका उसके बारे में दे रखा है। वैसे तो हम पढ़ रहे थे मॉडल ऑफ एटम, तो दूसरे के बाद सीधा तीसरा पढ़ना था, लेकिन बुक में दे रखा है बीच में कुछ डिस्कवरीज जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से बोर मॉडल ऑफ एटम आ गया। तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमें बस ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है पहले तो दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1864 में। ठीक है, मैक्सवेल्स के कर्व्स भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, वो अलग कहानी है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी, इसमें हमें बस पॉइंट्स याद करने हैं। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी, उसके क्या क्या पॉइंट्स थे, मतलब उसने एक थ्योरी दी, सिंपल सी कहानी है। उसने क्या की, एक थ्योरी दी। ठीक है, और उस थ्योरी में उसने क्या पॉइंट्स कहे, क्या बात की उसने वेव के बारे में। देखो उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो इसको देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये इलेक्ट्रो, ये मैग्नेटिक, तो दो चीजें होगी ना, एक तो इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। और वेव, वेव होती है जो वेव चलती है, और उसके बारे में क्या दी थी उसने, थ्योरी दी थी। तो इन वेव के बारे में बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सिंपल सी कहानी है, ये बात याद रखनी है। तो उसने क्या कहा, पहला पॉइंट, उसने पहला पॉइंट कहा द एनर्जी, जो क्या होती है एनर्जी, किसी भी चीज के अंदर बोल रहा है जो एनर्जी होती है इज एमिटेड, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एमिट होती है, इज एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स, फ्रॉम ए सॉरी भाई, फ्रॉम ए सोर्स। सोर्स मतलब जैसे सूर्य है, सन है ना, वहां से भी एनर्जी एमिट होती है, तो वो एक सोर्स हो गया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज के अंदर से डायरेक्ट आप करंट पास करवा दे तो वो भी क्या देगा, एनर्जी देगा। तो एनर्जी बोल रहा है किसी भी सोर्स से आती है तो कंटिन्यूस आती है, इज कंटिन्यूस। ठीक है, वो क्या आती है, कंटिन्यूस। किसकी फॉर्म में,
इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, RADIATION, in the form of radiations called radiant energy, called radiant energy। तो उसने पहला पॉइंट क्या कहा कि एनर्जी जो आती है किसी भी सोर्स से वो लगातार आती रहती है, कंटिन्यूस होती है, और हम उसको रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। बस पहला पॉइंट क्लियर है कि एनर्जी किसी भी सोर्स से आती है, वो लगातार आती रहती है बेटा, लगातार, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, और इसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। ये पहला पॉइंट उसने दिया। दूसरा उसने क्या कहा, दूसरा उसने कहा कि जो रेडिएशन होती है ना, अभी ये बात हमने कर ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो अभी सी पॉइंट को लेके आ रहा है कि जो रेडिएशंस हैं जो आ रही हैं किसी सोर्स से, ये रेडिएशन दो चीजों की बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड। दो फील्ड होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। हल्का बेटा क्लोज कोई नहीं, चलो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो से बनी होती है रेडिएशंस, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, एक सेकंड, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है परपेंडिकुलर? जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो जिस हिसाब से रेडिएशन जा रही है वो दोनों उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो कहने का मतलब है रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। आप ये पॉइंट याद रख सकते हो। तीसरा पॉइंट है, उसने कहा कि जो रेडिएशन होती है उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये वेव है या जो ये रेडिएशन है, इनकी स्पीड कितनी होती है बेटा, वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है जो वेव्स हैं इनको कोई मटेरियल की जरूरत नहीं होती, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। वैक्यूम पता है ना, जहाँ पे हवा नहीं होती, कोई भी पार्टिकल नहीं होता, तो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं बेटा। बस 4 पॉइंट याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पोस्टुलेट बताओ, पॉइंट बताओ क्या थी। पहला पॉइंट ये था कि एनर्जी आती है किसी सोर्स से, लगातार आती रहती है, इसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। दूसरा, रेडिएशन जो होती है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है, जो कि जो रेडिएशन इसके परपेंडिकुलर होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। तीसरा, जो रेडिएशन है इनकी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। चौथा, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, इनको किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये बातें बताई उसने वेव थ्योरी के बारे में। आई होप याद हो गई होंगी, बिल्कुल आसान सी बात है, एज इट इज याद आई करनी है, एज इट इज आएगी कि भाई हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लिख दो, लिख देंगे 4 पॉइंट। चलो, अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है जो ये वेव के बारे में बात की, इस वेव की कुछ बातें पता होनी चाहिए। मतलब वेव एक छोटा सा सिर्फ वर्ड नहीं है, वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव के अंदर क्या क्या होता है वो भी देखना होता है। एक रूम है तो खाली रूम नहीं है, उसमें अलमारी भी है ना, मतलब उसमें क्या क्या सामान रखा है, उसमें टीवी भी रखा हुआ है, उसमें मान लिया बेड भी रखा हुआ है, तो मतलब इस तरीके से है कि क्या पता क्या क्या उसके अंदर। तो ऐसे ही वेव के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि वेव के अंदर क्या क्या होता है, वेव को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, वेव की क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। तो वो बोल रहा है सबसे पहली बात वेव लेंथ। पहले एक वेव बना लेते हैं, इधर बना एक सेक्शन, ठीक है, ये ऐसे, बहुत ही सुंदर बनाया मैंने जिंदगी में पहली बार। चलो देखो, ये डायग्राम जिसको याद हो गया, मतलब इसी में से सारे जो भी हम अब डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन आती है बेटा, डेफिनेशन और यूनिट। एक होता है वेवलेंथ, सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, वेवलेंथ क्या होती है, वेव लेंथ। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, और यहां पे खत्म, एक चक्कर बन गया ऊपर और ये नीचे। इस नीचे वाले को बिल्कुल इसके नीचे लगा दूं तो ऊपर और नीचे, तो एक साइकिल पूरी होगी। क्या पूरी होगी, एक साइकिल। तो यहां से यहां तक की दूरी को बेटा वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
वेवलेंथ। क्लियर होगा? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को आप क्या कहते हैं? वेवलेंथ। एक क्रस्ट में इसको बोलते हैं बेटा क्रस्ट, ये ऊपर से ऐसे जा रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो ये क्रस्ट, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों की जो दूरी होती है इनको जोड़ दो, क्या होता है आपका? ये वेवलेंथ होती है। सिंपल है, याद हो गया होगा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पिकोमीटर में। क्या होती है? पिकोमीटर। यूनिट हम इसको मतलब पिकोमीटर में कंसीडर करते हैं, मीटर में नहीं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ होती है। दूसरा इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा। तो ये हमें याद रखना, पहला पॉइंट वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम कैसे वो कर रहे हैं? डिफाइन कि ये wavelength of a wave is defined as the distance between any two consecutive crust और trough। तो ये एक क्रस्ट है, ये एक दूसरा क्रस्ट यहाँ से चालू हो गया, ये चालू हो गया। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की दूरी, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की दूरी, जहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इतनी सी दूरी को, इतनी सी दूरी को, इतनी सी, ठीक है? या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं आपका वेवलेंथ। ठीक है भाई? आगे इसके बाद क्या है? वेवलेंथ हो गया, ठीक है। अब याद भी रखना है, कुछ यूनिट्स दे रखी है इसके नीचे ही, वो यूनिट्स भी तुम्हें याद रखनी है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, इसके नीचे दे रखी है बुक में, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मीटर में कितना होता है? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है, 10⁻10 मीटर। मीटर में तो 10⁻−10 होता है, मतलब 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। इतने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो बहुत ही छोटी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मान लिया ये 1 मीटर है, क्या ये 1 मीटर, इसके इतने टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने टुकड़े कर दो, कितना हो गया ये? 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। तो 1 मीटर के 10 अरब अगर हम टुकड़े कर देंगे, 10 अरब टुकड़े, तो एक टुकड़ा जो होया बिल्कुल छोटा सा, वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये इस तरीके से कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना छोटा होता है, ठीक है। ऐसे ही 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर में। मीटर में कितना होता है? 10⁻⁹ सेंटीमीटर में करोगे 1 नैनोमीटर को, 1 नैनोमीटर को, तो पावर 2 घट जाएंगे, 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 पावर घट जाएंगी। ऐसे ही पिकोमीटर होता है, एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं, मीटर। और अगर इसी को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 2 और घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक है भाई? तो ये यूनिट याद रखनी है, एंगस्ट्रॉम की सेंटीमीटर में, मीटर में, एक में याद कर लो, मीटर में याद कर लो, 2 घटा देना, सेंटीमीटर हो जाएगा। नैनोमीटर 9 और पिकोमीटर 12, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम 10। तो 9 10 और 12, मीटर वाली बता दी है, सेंटीमीटर वाली याद कर लेना, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट, वेवलेंथ तो हमने पढ़ ली, अब इसके बाद जो एक वेव है उसका दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट बोल रहा है फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा है कि जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। तो सिंपल सी कहानी है, ये अपनी लाइन थी, ये आपकी वेव चल, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम खत्म हो गया, ये वेव इतनी ही चली, ये वेव यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक चली। अब इसमें चक्कर कितने हो गए? बताओ चक्कर कितने हो गए? जितने क्रस्ट और जितने ट्रफ उनको टोटल कर लो, मतलब टोटल तो क्या करना उनका, हाफ कर लोगे टोटल करके, तो टोटल कितने हो गए? ऊपर नीचे 6, और उसका हाफ करेंगे तो क्या आंसर आ गया? 3। या 3 क्रस्ट क्रस्ट को गिन लो, ये 3 ट्रफ ट्रफ को गिन लो, तो इस तरीके से टोटल चक्कर कितने हो गए? 3। मान लिया ये 1 सेकंड में लगाए, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी बेटा? 3 होगी। 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे हो गए? ये बताया था ना, ये 1 चक्कर हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने चक्कर हो गए? 3 चक्कर पूरे हो गए 1 सेकंड में, उसको बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। कि 1 सेकंड में कितने चक्कर काट सकती है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इसको हम नापते हैं हर्ट्ज में, HERTZ, हर्ट्ज में हम इसको नापते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी, और इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, ये वी से टाइप का होता है, इसको बोलते हैं न्यू। ऐसे उसको क्या बोल रहे थे? लैम्डा, इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है। तो याद रखना ये फ्रीक्वेंसी है।
फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सिंपल सी कहानी। अगला आ गया तीसरा पॉइंट, बोल रहा है वेलोसिटी क्या होती है। अब वेलोसिटी तो क्या होती है, स्पीड होती है। वेलोसिटी तो क्या होती है, स्पीड एक प्रकार से। तो वेलोसिटी का क्या डिफाइन करना कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने 1 सेकंड में, सेकंड के हिसाब से निकालते हैं। तो डिस्टेंस बाय टाइम है ना, जो कि हमने सेकंड में ले लिया। तो डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम हम लेंगे सेकंड में, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ये तो समझाने की जरूरत है ही नहीं कि एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चक्कर से हमें मतलब ही नहीं कितने चक्कर पूरे किए, हमें तो ये देखना है कि ये दूरी कितनी है। दूरी को इस तरीके से नापते हैं, इस तरीके से, ऐसे नहीं नापेंगे कि ये यहाँ से गिना यहाँ से गिना, ऐसे नहीं, सीधा कितनी दूरी की यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल और 1 सेकंड में। तो ये दूरी को देखेंगे, तो दूरी मान लिया 1 मीटर आ गई, 1 मीटर 1 सेकंड में, तो स्पीड क्या होगी 1 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी कहानी ये है भाई वेलोसिटी की। अगला आ गया एम्पलीट्यूड। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड के बारे में क्या जानना है। एम्पलीट्यूड में देखो ये वेव है, ये क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। एम्पलीट्यूड होता है यहां से यहां तक की दूरी, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों बराबर ही ऊंचे होंगे। ये ऊंचा जितना होगा इतना ही नीचे गहरा होगा। तो क्रस्ट की ऊंचाई या ट्रफ की गहराई, ट्रफ नीचे हो गया ना, मान लिया ये हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड के नीचे हो गया, तो क्रस्ट की तो क्या बोलेंगे गहराई, गहराई मतलब डेप्थ, ठीक है। और अगर क्रस्ट के हिसाब से बोलेंगे तो ये बोलेंगे हाइट ऑफ क्रस्ट। इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड कहते हैं। आगे है एम्पलीट्यूड को ए के हिसाब से लिखते हैं, इस हिसाब से लिखते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी को सी से, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। फ्रीक्वेंसी को किससे, न्यू से, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करके भी, इस तरीके से। अगला आ गया वेव नंबर। 5वां पॉइंट क्या आ गया अपना, वेव नंबर। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो बता सकते हैं भाई। वेव नंबर अपना लिख ले कि सर ये दोबारा बताना बाद में पूछ लो। तो वेव नंबर देखो क्या होता है, बोल रहा है वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। देखो ये जो दूरी है ये मान लिया मैंने 1 सेंटीमीटर है, चलो मैंने मान लिया इसको 2 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 2। ध्यान से कर देखना भाई, तो ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर लगभग। ये मेरी पूरी वेव थी, पूरी मेरी वेव चली पूरे 2 सेंटीमीटर तक। कितने सेंटीमीटर तक, 2। लेकिन 1 सेंटीमीटर दूरी में, दूरी फिक्स कर दी वेव नंबर में, 1 सेंटीमीटर दूरी में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है उसको वेव नंबर कहते हैं। मतलब कितनी वेव आ गई, ये पूरी एक वेव होगी, यहां से फिर दूसरी चालू होगी। देखो दोबारा बता रहा हूँ, यहां से ये एक वेव पूरी होगी, ये दूसरी वेव पूरी होगी यहाँ तक। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव पूरी होगी, 2। कितनी वेव पूरी होगी, 2। तो वेव नंबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने उसने चक्कर काटे हैं, कितनी वेव बनी है, ठीक है। ये वेवलेंथ का उल्टा होता है, उल्टा होता है किसका, वेवलेंथ का। मतलब वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ क्या होती थी, यहां से यहां तक की दूरी। अब मान लिया ये मैं दोबारा 1 सेंटीमीटर बना रहा हूँ, इतना था ना 1 सेंटीमीटर। 1 सेकंड क्लियर करने के लिए दोबारा बता देता हूँ। देखो ये अपना 1 सेंटीमीटर था ना इतना, यहाँ से यहाँ तक मैंने दोबारा छाप लिया, और मेरी वेव अब की बार ऐसी है। अब देखो उतनी ही दूरी में मेरे कितने चक्कर पूरे हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरा वेव नंबर क्या आएगा, 5। वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या होती है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ छोटी थी, वेवलेंथ क्या थी, छोटी। यहाँ पे वेवलेंथ क्या थी, बड़ी। ऊपर वाले में देखो यहाँ पे वेवलेंथ थी बड़ी, तो वेवलेंथ अगर बड़ी थी, वेवलेंथ अगर क्या थी, बड़ी, तो वेव नंबर क्या आए, कम आए। क्या आए, कम, 2 आए। वेवलेंथ अगर छोटी थी तो वेव नंबर क्या आए, ज्यादा। तो ये उल्टी होती है बेटा वेव नंबर वेवलेंथ की। और इसका फॉर्मूला होता है, इसको म्यू बार से दिखाते हैं। म्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। याद रखना है फॉर्मूला बिल्कुल भाई। तो वेव नंबर क्या है, न्यू बार अपॉन में, न्यू बार बोलते हैं इसको, जो न्यू था ना उसके ऊपर बार लगा दिया, और ये होता है 1 बाय
लैम्डा, याद हो जाएगा भाई। और इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होती है भाई, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि वेवलेंथ को हम मीटर सेंटीमीटर वगैरह में निकालते हैं, तो ये उसका उल्टा है, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या है, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट भी याद रखनी है। आगे चलते हैं भाई। अब बोल रहा है इसी में आगे कि रिलेशनशिप क्या है वेलोसिटी में, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में। वेलोसिटी में, वेलोसिटी मतलब सी, वेलोसिटी मतलब सी, वेवलेंथ में, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू। इनमें रिलेशन क्या है, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना है कि जो सी होता है वो म्यू इंटू लैम्डा होता है। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, कई जगह काम आएगा, कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ये लर्न करना है, याद होना चाहिए तुम्हें। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि वेवलेंथ निकालो किसी वेव की जिसकी स्पीड, अब स्पीड ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेव की स्पीड कितनी है थी, और लैम्डा दे रखा हो, तो लैम्डा कहाँ चला जाएगा, नीचे। आप क्या निकाल सकते हो, म्यू, और लैम्डा पूछे तो म्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा आपका आंसर आ जाएगा। सी पूछे और म्यू और लैम्डा दे रखा है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से है ये भाई, सीधा सीधा एक रिलेशनशिप, यहाँ से सीधा फॉर्मूला याद करना है। अब इसके बाद आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या आ गया भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो तुम ड्राइंग मत करो, हाँ थैंक यू, तुम फोन को रख दिया रहो साइड में। देखो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है कि अलग अलग वेव्स हैं, अलग अलग क्या है, वेव्स, वेव्स अलग अलग होती है, किसी का एम्पलीट्यूड कुछ है, किसी की वेवलेंथ कुछ है, किसी की फ्रीक्वेंसी कुछ है, तो उसके हिसाब से हमने एक ग्रुप बना लिया, एक बैंड बना लिया। क्या बना लिया, एक बैंड, कि यहां से यहां तक कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका एक नाम दे दिया, इतने से इतने की किसी की फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब नंबर दे रखे हैं यहाँ से 1 से 5, 5 से 10, कुछ भी मान लो, ठीक है, वहां पे अलग नंबर दे रखे हैं। तो उसमें उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, बस उन्हीं को फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, आप कैसे भी याद रख सकते हो, इनके हिसाब से अरेंज कर रखा है। क्या कर रखा है, अरेंज। और हमें वो जो स्पेक्ट्रम है एज इट इज याद होना चाहिए। क्या है इसमें, इसको अरेंज किया हुआ है अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है, कि जो अलग अलग वेव्स होती है, जैसे कॉस्मिक वेव्स हो गई, या रेज बोल देते थे, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इन सभी के हिसाब से। तो देखो बुक में दे रखा है, सबसे पहले आ गई कॉस्मिक रेज, उससे आगे गामा रेज, गामा, ठीक है, उनसे आगे आगे आपकी एक्स रेज, उससे आगे कौन सी आ गई आपकी एक्स रेज से आगे अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जो सन से आती है, उससे आगे आ गया आपका विजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन कौन सा, जहां पे हम देख पाते हैं, हम सीन कर पाते हैं चीजों को, ठीक है। उससे आगे आ गया आपका इंफ्रारेड, उससे आगे आ गया इंफ्रारेड से माइक्रोवेव्स, और उससे आगे क्या आ गया, रेडियो वेव्स या रेडियो रेज, जो भी आप बोल सकते हो, वेव्स बोलो रेज बोलो। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, याद रखना, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसकी क्या बेटा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो इधर से इधर आओगे तो ये वेवलेंथ ज्यादा है, लैम्डा बढ़ रहा है, और इधर से इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो वो पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, कोई 3 अंक दे दिए, यूवी रेज दे दी, आईआर दे दी, और कॉस्मिक रेज दे दी, इन तीनों को बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगाओ, तो सीआर आ गया पहले, फिर क्या आ गया, यूवी आ गया, फिर क्या आ गया, इंफ्रारेड आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं। तो आपको ये पूरी याद रखनी है, जो 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 को याद रखनी है इसी बैंड में, ठीक है भाई। तो ये था वेवलेंथ, वेव वगैरह के बारे में। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसके पीछे क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो इन्हीं फॉर्मूलों पे डिपेंड है, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी का पढ़ा है, लैम्डा का पढ़ा है, या वेव नंबर का पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद अपना कौन सा आ गया, 1 मिनट भाई अभी ठीक है, और उसके बाद अपना सी,
इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा है। तो इनके ऊपर कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं और न्यूमेरिकल करने हैं, 3-4 ही है, ठीक है, तो वो हमें करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिमिटेशन आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्या आ गई, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में बस यही है कि उसने कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं किया, तो जैसे उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, उसने हीटिंग इफेक्ट को इफेक्ट बताया नहीं, उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझाया, तो कुछ कुछ चीजें समझाई नहीं, तो ये उसकी लिमिटेशन होगी बस। तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो अपना पॉइंट टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ये करो, 3-4 पेज ही हैं, ठीक है। डेफिनेशन से डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए, फॉर्मूला याद हो जानी चाहिए, न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए, अनसोल्ड भी चारों पांचों जितने भी हैं, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के 4 पोस्टुलेट याद हो जाने चाहिए। तो बस इतना सा काम है, थोड़ा सा करो इसको, अभी पूछ